हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी क्लास 6 जियोग्राफी, जिसे हमारा अतीत कहते हैं। चैप्टर 1 है। अब देखेंगे हम लोग सौर मंडल के बारे में। आप लोग को पता है सीटेट में तो एनसीईआरटी से ही सारा पूछता है, तो हम डेली एक एक चैप्टर एनसीईआरटी के 6 to 8 का सेकंड पेपर का कंप्लीट करेंगे। चलिए तो देखते हैं। सूर्यास्त के बाद आकाश देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान से में पहले एक या दो चमकते बिंदु दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाती है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं एवं कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इनकी चमक चमकीली वस्तुओं के समान आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात पूर्णिमा कहलाती है। इसे आप याद रखेंगे। ये जो पूर्ण चंद्रमा वाली रात होती है, इसे पूर्णिमा कहते हैं। पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। नए चंद्रमा की रात्रि अमावस्या होती है। ऐसा प्रतीत हो ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाती हैं। बहुत अच्छे से ध्यान से आप लोग देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इसको एनसीईआरटी की बुक से ही डायरेक्ट करा रहे हैं। ये कहीं से फेक नहीं है। आप लोग देख सकते हैं एनसीईआरटी बुक भी है, वेबसाइट भी यहाँ पे शो हो रही है इसकी। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। एक गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। देखिए यहाँ से अभी तक का क्वेश्चन, सूर्य भी एक तारा है। जिसे पूछ लिया सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। छोटे छोटे को उनको तारा कहा जाता है। फिर देखिए खगोलीय पिंड, सूर्य, चंद्रमा का ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं, खगोलीय पिंड कहलाते हैं। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर हैं। होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रही हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारे की विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। जो विभिन्न आकृतियां आप देखते हैं, नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ये भी क्वेश्चन आर्सा मेजर के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है। यह नक्षत्र मंडल कहते किसे हैं, इसके बारे में पूछ लेता है। बहुत आसानी से पहचानने में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्त
सात ऋषि, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। 7 तारों का समूह जो सब नक्षत्र मंडल आर्सा मेजर का भाग है। आपने परिवार या पड़ोसी में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी उत्तरी तारा उत्तरी तारा उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है। इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। इसे हमेशा आप लोग आसमान आप देख सकते हैं रात्रि के समय ध्रुव तारा हमें उत्तर दिशा में दिखाई देता है हमेशा, मौसम अगर सही हो तो। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र में आप देख सकते हैं कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए और उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो यह ध्रुव की ओर इंगित करेगी। जैसे आपको हम चित्र में देखिए ध्रुव तारा ऐसे यहाँ से दिखाई दे रहा है और हमेशा ये एक ही स्थान पे रहता है। ये नहीं कि आज यहाँ है तो कल वहां है, हमेशा। और सबसे चमकीला होता है, सबसे अलग पता चल जाता है कि हाँ यही ध्रुव तारा है। तो आगे हम देखेंगे कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। जैसे पूछ लिया अभी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ग्रह किसे कहलाते हैं? तो कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश एवं उनके पास ऊष्मा नहीं होती है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनाइट शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। क्वेश्चन जहां बन रहा है उसे ध्यान दीजिएगा। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होती है पृथ्वी। जैसे हमें चंद्रमा रात में ऐसे हमें पृथ्वी भी दूर से देखने पे चंद्रमा की तरह ही प्रतीत होती है। और देखिए ऐसे जो दिया रहता है अलग से, इसमें से क्वेश्चन पूछने के चांस रहते हैं। तो देखिए दिया है कुछ रोचक तथ्य में बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। तो ऐसे अगर जो अलग से दिया है उस पर हमें विशेष ध्यान देना है। देखिए ग्रहों के बारे में दिखाया गया है, आप लोग को देख पा रहे होंगे सभी ग्रहों की दूरी के हिसाब से कैसे कैसे बताया गया है, कौन सबसे पहले है, कौन बाद में, कौन सूर्य से नजदीक है, कौन पृथ्वी से नजदीक है, सब बताया गया है, देख पा रहे होंगे। अब इधर भी देखिए दिया है बुध ग्रह के बारे में दिया है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में। शुक्र का है, शुक्र सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 285 दिन में, अपने अक्ष पर घूर्णन 243 दिन में। पृथ्वी का फिर यही है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में लगाती है, अपने अक्ष पर 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या 1 है इसके पास। सूर्य फिर मंगल का है, सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 687 दिन में, अपने अक्ष पर 1 दिन में। चंद्रमा की संख्या इसमें 2 है। फिर देखिए इसमें आंतरिक ग्रह के बारे में दिया है, सूर्य के बहुत नजदीक है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। जैसे बुध, इसमें आप देखेंगे अभी यहाँ पे सूर्य के बिल्कुल पास है, यहाँ पे सूर्य है तो पहले बुध, शुक्र ऐसे देखिए दिया, तो इसी के हिसाब से ये भी दिया है। ये आंतरिक ग्रह है। तो इसके बाद फिर ऊपर भी दिया है, यहाँ पे देख पा रहे हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सूर्य के चारों एक परिक्रमण 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। 9 घंटे 56 मिनट। चंद्रमा की संख्या लगभग इसमें 53 है बृहस्पति की। और फिर शनि के चारों एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने
अपने अक्ष पर घूर्णन करता है। 10 घंटे 40 मिनट पर चंद्रमा की संख्या इसमें लगभग 53 है। फिर है आगे नेपच्यून के बारे में। इसमें नेपच्यून गिरने से पहले सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 84 दिन में 84 साल में अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें 27 है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 164 दिन 164 साल अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट। चंद्रमा की संख्या इसमें है 13। और फिर इसमें देखेंगे बाह्य ग्रह के बारे में। सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार में है। यह गैस और तरल पदार्थों से बना है। बाह्य ग्रह के बारे में बता रहा है। और इसमें आंतरिक ग्रह को देखेंगे। सूर्य के बहुत नजदीक है, चट्टानों से बने हैं। जो आंतरिक ग्रह हैं वो चट्टानों से बने और जो बाह्य ग्रह हैं तरल पदार्थों से बने हैं। तो ये था, इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से इसे देखिएगा, 1-2 बार सुन लीजिएगा तो आगे काम देगा। फिर आगे हम देखते हैं आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। आसमान में जो चंद्रमा दिखता है एक उपग्रह है। उपग्रह यह हमारी पृथ्वी का सहचर है। सहचर मतलब साथ साथ चलने वाला, तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपना चंद्रमा भी है, जो इसके पास अपने उपग्रह हैं, कुछ के पास नहीं है। तो ऊपर कीजिए दिया है। क्या आप जानते हैं, पहले इनके बारे में देख लें। पौराणिक रोमन कहानियों में सूर्य देवता को कहा जाता है सौर शब्द। इतना आप लोग अच्छे से ध्यान देंगे, जो ऐसे अलग से दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सूर्य देवता को कहा जाता है, सौर शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए और अत्यधिक शब्दों को लिखें। और जो आप सर्च करके देख सकते हैं, लोगों से बातचीत करके पता कर सकते हैं। फिर आगे है ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं में से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जियोग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है। यह ग्रीक भाषा से लिया गया जियोग्राफी, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। यह 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें जी शब्द का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना। आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जानें। देखिए फिर दिया है अलग अलग नामों को। देखिए जैसे जियो का अर्थ हुआ है जियोलॉजी, पृथ्वी का अध्ययन। जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन। जियोआइड, पृथ्वी के आकार के अनुरूप दिया है। इतने नाम है इसके दिए है। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहा जाता है। इसमें से पूछिएगा खगोल शास्त्री जो आर्यभट्ट का दिया है। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट देखिए गणितज्ञ भी हैं और इधर खगोल शास्त्री भी हैं, तो ध्यान रखिएगा। अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये पूछ लिया है आर्यभट्ट का। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। इसको आप याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, सबसे मेन इम्पोर्टेंट इसका यही है। फिर यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमारा हो गया था, हमें सौर मंडल के बारे में देखना था। देखिए सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड हैं, जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुख्य सूर्य है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है।
इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद यह हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ मिलीमीटर दूर है। सबसे नजदीक का होते हुए भी इतनी दूर है। आप लोग ध्यान रखिएगा, ये पूछ लेता कितनी दूर है तो आप आसानी से बता सकें। ताकि फिर आगे देखिए, ग्रह के बारे में दिया है। ग्रह हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून। तो याद रखिएगा। अभी आगे हम दिखा भी दिए हैं, क्रम भी कैसे था। तो इधर देखिए, अभी दिखाए हैं, दिया है कैसे कैसे क्रम है, तो ध्यान रखिएगा। और इसे अच्छे से 1-2 बार आप याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत काम में आएगा। फिर आगे हम देखेंगे सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी में ग्रहों के नाम याद रखने का आसान तरीका, जैसे माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड एस नट्स। याद कर सकते हैं, एक एक वर्ड जो दिया है अलग अलग, उसे हम उससे याद कर सकते हैं, हेल्प मिलेगी। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार में फैले हुए हैं, एक कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए यानी खगोलीय पिंड, जैसे 2003 में यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो मौनी ग्रह कहे जाते हैं। इसमें से देखिएगा, ये पूछ सकता है 2006 में प्लूटो कब निकाला गया, ग्रहों से अलग किया गया, तो 2006 में अलग किया गया है, इसे आप याद रखेंगे। फिर आगे पृथ्वी के बारे में दिया है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह है, इसे याद रखिएगा, ये यहाँ से इम्पोर्टेंट है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। देखिए, हिसाब दूरी के हिसाब से पहला, आकार के हिसाब से 5वां, तो ये यहाँ से बनेगा। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। देखिए, भूआब किसे कहा जाता है, ये भी पूछ सकता है, तो तीसरा आप यहाँ से याद रखेंगे। भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान का आकार। तो इसमें से देखिए, यहीं से बनेगा, तो 3 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गए। कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं जलवायु उपस्थित है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आंतरिक से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है, क्योंकि इसकी 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए, क्यों नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इसकी 2/3 पृथ्वी पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अभी ऐसे ऐसे पूछ सकते हैं, पृथ्वी नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। तो यहीं से हमें इतने क्वेश्चन मिले। फिर देखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है, प्रकाश की गति लगभग कितने हैं, लगभग 3 लाख प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इतनी गति है, फिर भी पहुंचने में 8 मिनट लगता है। इसमें देखिए, भी क्वेश्चन एक बनने का है बहुत इंपॉर्टेंट, और एक यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1959 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है। फिर आगे हमारी पृथ्वी चंद्रमा के बारे में है। हमारी पृथ्वी के पास केवल उपग्रह है। चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है।
यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग यह 3,84,400 किलोमीटर दूर है। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। फिर है आगे आप देखेंगे उपग्रह के बारे में अलग से दिया है, तो इससे क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस हैं। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है। जैसे पूछिए उपग्रह क्या है, तो उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। रॉकेट प्रक्षेपण, पृथ्वी का पर गिरना, उपग्रह का प्रवेश, इसके बारे में कृत्रिम जो बताया है इसी के बारे में बताया है। फिर आगे है चंद्रमा पृथ्वी का ये चक्कर लगभग 87 दिन में पूरा करता है। देखिए यहाँ से एक बन सकता है 27 दिन में, लगभग इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो सतह की छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। फिर क्षुद्र ग्रह है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए थे। फिर है उल्का पिंड के बारे में देखेंगे। उल्का पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी जैसे जब बिजली चमकती है उसकी बात कर रहा है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाती है जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों के समूह, यह पट्टी आकाश गंगा कहलाती है। यह देखिए बनी है। हमारा सौर मंडल, आकाश गंगा को मिल्की वे भी कहते हैं। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ा। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं मिलती। यहाँ से याद रखिएगा, आकाश गंगा का जो ब्रह्मांड का निर्माण करती है। हम जानते हैं कि हम भी इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। फिर आगे हम देखेंगे, वह देखिए क्या कर रहे हैं। अब क्या आप ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? सोचिएगा आप भी। आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौर मंडल का एक भाग है। हमारा सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए कि इसमें लाखों आकाश गंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आकाश स्थान कहाँ है? तो देखिए इस पे क्वेश्चन भी दिए, ये भी आप कर सकते हैं। इससे आपकी और क्लियरिटी होगी कौन सा इसमें, जैसे पूछ लिया ग्रह के बारे में, ग्रह क्या है,
ग्रह और तारों में क्या अंतर है। अभी ऊपर हम लोग देखें सौर मंडल से आप क्या समझते हैं, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों को बताना है। बुध शुक्र जो अभी हम लोग देख रहे हैं, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। हम हमेशा चंद्रमा को के एक ही भाग को देख पाते हैं, ब्रह्मांड क्या ये सब है। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप लोग अगर कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट कोई भी वीडियो सुन रहे हैं तो उसे सुनने के बाद 5 मिनट खुद से विजुलाइज कीजिए। देखिए हम कितना, मुझे जो भी पढ़े हैं कितना याद आ रहा है। अगर नहीं याद आ रहा है जहां से हमें बोल रहे हैं वहां से आप एक बार पुनः उस चीज को रिवीजन करेंगे। रिवीजन करने में हमें जल्दी भी होगा और रिवीजन करने से फायदा रहता है कि हमें लॉन्ग टर्म तक याद रहता है। तो आगे से जितना भी पढ़िए, कोई भी सब्जेक्ट पढ़िए, रिवीजन साथ में करते रहिए, इससे आपका ही फायदा होगा। और आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।